आज हम करेंगे हाउ कैन यू टेक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो हमने देखा कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं और किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हो एज आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शंस, एज वेल एज हमने ये देखा था कि कैसे वो रिटर्न भी हो सकते हैं एज रिजल्ट। सो लास्ट क्लास में हमने किया था हाउ कैन वी पास ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट्स, हाउ कैन वी रिटर्न ऑब्जेक्ट्स एज रिजल्ट फ्रॉम द फंक्शंस। एंड नाउ इट इज कि अगर आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए तो अभी आप कैसे ले रहे थे, स्टूडेंट ए कॉमा बी, फॉर टेकिंग टू स्टूडेंट्स। अगर आपको 3 स्टूडेंट्स चाहिए तो आप लिखोगे स्टूडेंट ए कॉमा बी कॉमा सी, और फिर मुझे उन तीनों स्टूडेंट्स को इनपुट कराना है तो मैं ए डॉट इनपुट, बी डॉट इनपुट, सी डॉट इनपुट करके कॉल करा रही हूँ। बट दैट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक, मैं तो सेम ही कोड बार बार लिख रही हूँ ना। तो जैसे आप इंटीजर्स के एरेज ले सकते हो, जैसे आप फ्लोट्स के एरे ले सकते हो, वैसे ही आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं सी प्लस प्लस में। बट बिफोर आई टेक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डज एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर कि एरे क्या होता है? व्हाट इज एन एरे? अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि आप एरे वर्ड से क्या समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एरे, व्हाट विल यू से? What is the meaning of the word array? ओके, ये इसका प्रॉपर्टी है लकी, पर डेफिनेशन नहीं हुई ना। ठीक है, यस। तो आप जो बता रहे हो दैट इज अ प्रॉपर्टी, दैट इट इज स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। पर जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि जो भी वैल्यूज कंटिगुअस लोकेशन पे होती हैं वो एरे है। ऐसा नहीं होता ना। सो एरे क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस वैल्यूज अंडर अ सिंगल वेरिएबल। नहीं, एक ही नाम के अंदर आपकी मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही है, वो एरे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन सबका नाम सेम है। So every element is stored there under a single variable name. So it is a collection of homogeneous elements stored under a single variable name. Then you have second point कि yes, it is stored in contiguous memory location. ठीक है, अब ऐसा तो हो सकता है कि मेरे पास 4 वेरिएबल्स हो जो contiguous location में है, लेकिन वो array नहीं है ना। सो इट इज सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स अंडर अ सिंगल वेरिएबल है। तो होमोजेनियस मतलब अगर इंटीजर्स हैं तो सब इंटीजर्स होंगे, फ्लोट्स हैं तो सब फ्लोट्स होंगे, कैरेक्टर्स हैं तो सब कैरेक्टर्स होंगे, स्टूडेंट है तो सब स्टूडेंट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम एंड स्टोर होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। एंड टू रेफर टू सिंगल एलिमेंट व्हाट डू वी डू? इफ आई हैव टू रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स, वो हम कैसे रेफर करते हैं एरे में? To refer to individual elements in the array, what do we use? Very good. So we use indexing, जिसे आप इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हो। तो 0 पोजीशन पे आपका पहला एलिमेंट होता है, फिर 1 पोजीशन पे आपका सेकंड एलिमेंट होता है, फिर आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। सो बहुत सिंपल है एरे बनाना भी। क्लास का नाम लिखो, स्पेस का साइन दो, स्पेस का साइन दो मतलब स्पेस दो, एरे नेम दो, और उसके बाद यहाँ पर साइज दे दो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, एज्यूमिंग की स्टूडेंट क्लास मेरे पास बनी हुई है, एंड आई राइट स्टूडेंट A5। तो अगर एक स्टूडेंट को 40 बाइट्स मिल रही थी तो आपको यहाँ 200 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी कंटिन्यूअस लोकेशन में। A0 पे आपका पहला स्टूडेंट होगा, A1 पे आपका सेकंड स्टूडेंट होगा, A2 पे थर्ड, A4 पे एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसको रेफर करने के लिए हमेशा से हम एरेस के साथ लूप यूज करते आए हैं, यहाँ पर भी हम लूप यूज कर सकते हैं। सो हम एक इंटीजर ले लेंगे i, और आपने लूप ले लिया i0, i<5, i++, और यहाँ पर आप इनपुट करवा सकते हो ai डॉट इनपुट करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका A0 डॉट इनपुट जब कॉल होगा तो A0 के अंदर सारी वैल्यूज रीड हो जाएंगी। सो A0 का एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स रीड हो जाएगा। फिर I1 होगा, फिर दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, अब कॉल होगा A1 के लिए। तो फिर A1 के लिए कॉल होगा तो A1 का एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स इनपुट हो जाएगा। फिर A2 के लिए, फिर A3 के लिए, और फिर A4 के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको जब प्रिंट कराना होगा तो आप फिर से लूप लगाकर उनको प्रिंट भी करवा सकते हो। सो यू कैन राइट AI डॉट शो।
ठीक है, सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो बहुत सिंपल प्रोसेसिंग है एरेज की, जैसे पहले कर रहे थे आप नॉर्मल इंटीजर्स वगैरह के साथ, वैसे ही यहाँ पे करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ। हमने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की क्लास बनाई थी, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास में हमने क्या किया था, हमने ये किया था उस कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास के अंदर कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, सो वी वर एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड रिटर्निंग द वैल्यू। अलोंग विद दैट हमने एक और काम किया था कि हम कंपेयर कर रहे थे कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सेम है या नहीं है। सो मान लो वही क्लास हम यहाँ पर अभी फिर से यूज करेंगे, पर इस बार मैं सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड नहीं करूंगी, इस बार मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगी। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं जो कि एक एरे के अंदर होंगे, एंड वी विल बी एडिंग देम अप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लाइन लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, सो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और हमने क्या बनाई थी क्लास कॉम्प्लेक्स। जो भी आप क्लास बनाओ उसके अंदर आप क्या लेते हो, प्राइवेट में इसके डेटा पार्ट। सो वी हैव रियल एंड इमेजिनरी, देन वी हैव पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमने इनपुट और शो बनाना है, जहां पर आपने लिख दिया एंटर रियल एंड imaginary part and we input it। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर बना दिया शो, जहां पर आपने प्रिंट करा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर इज। आपके पास प्रोग्राम सेव्ड है तो आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी के अंदर डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हो। तो ये तो हमने पिछली बार भी लिखा था, सो हम डायरेक्ट इसके बाद शुरू कर सकते हैं अपना मेन में से टेकिंग द ऑब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पर अभी बस डिफाइन कर रही हूँ जिसके थ्रू हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया था। तो रिटर्न टाइप क्या दिया था, कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ रिसीव कर लिया था। तो जब आपको सम रिटर्न कराना था तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया था, क्योंकि टेम्परेरीली आपको कहीं पे तो स्टोर करना है। तो z के रियल पार्ट में हमने स्टोर किया था करंट ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट प्लस x का रियल पार्ट। ऐसे ही z के इमेजिनरी में स्टोर किया था इमेजिनरी प्लस x डॉट इमेजिनरी, और फिर हम यहाँ से कर रहे थे रिटर्न रिटर्न z। राइट, सो ये हमने यहाँ पे बना लिया था। अब हम आ जाते हैं मेन पे। मेन पे सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, कॉम्प्लेक्स का एक एरे ले लेती हूँ। मान लो मुझे 5 ही चाहिए, सो आई टेक 5 एंड व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू इनपुट दिस। सो मैंने यहाँ पर मैसेज शो किया एंटर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये मैसेज एक ही बार शो होना चाहिए, तो ये लूप के बाहर है। तो जो चीज लूप के बाहर होती है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, और जो लूप के अंदर है वो आपकी बार बार एग्जीक्यूट हो। सो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ai डॉट इनपुट। ठीक है, ai डॉट इनपुट से ये आपका इनपुट हो जाएगा। देन आपको इनपुट कराने के बाद प्रिंट कराना है एंटर्ड कॉम्प्लेक्स numbers are। So entered complex numbers are I is 0, I less than 5, I plus plus, और यहाँ पर मैंने कर दिया ai डॉट शो। ठीक है, सो दिस इज ai डॉट शो। ai डॉट इनपुट हो गया, ai डॉट शो हो गया। बस इतना सा पहले करके दिखा रही हूँ। सो इतना सा करके दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जाकर क्या किया, रन किया। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, मेरे से वो पूछ रहा है एंटर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो आई एंटर 6 and 3, 3। फिर मैंने एंटर किया 7 and 4, 9 and 3, 12 and 8, 7 and 6। So once the input is over, it is showing me the complex number is, और फिर ये 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके शो। ठीक है, यही चाहिए था हमें, हमने एरे लिया ही इसलिए था। बस वो एक न्यू लाइन की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसे करके छोड़ दिया है, जबकि वो नेक्स्ट लाइन से इनपुट लेना शुरू करेगा। तो आप एंडल भी दे सकते थे या आप बैकस्लैश एन दे दो, दोनों का एक ही काम है।
endl also gives you a new line and \n also gives you a new line. ठीक है, सो ये तो अब आपके 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपसे पूछ रहा है और प्रिंट करा रहा है। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको इस कोड में थोड़ा सा चेंज करना है। आई वॉन्ट द सम ऑफ दीज 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप बताओ कैसे कर सकते हो? इफ आई वॉन्ट सम ऑफ the 5 complex numbers I am entering, I want the sum of 5 complex numbers which I have entered. ये जो पांचों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वो प्रिंट कर रहा है, मुझे इसका सम चाहिए। सो मुझे इसका सम चाहिए, कैसे आएगा? ठीक है, अगर आप नॉर्मल एरेज याद करो, जब आप इंटीजर एरे पे काम करते थे तो क्या करते थे? s इज इक्वल टू s प्लस आई, s इज इक्वल टू s प्लस ए आई, है ना? वही होता था ना? तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं। और सम को इनिशियली हम क्या लेते थे? 0। तो यहाँ पर भी आप एक वेरिएबल ले सकते हो जो कि सम के लिए ले लें हम, बट हम उसको सम इज इक्वल टू 0 तो यहाँ लिख नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट में तो 0 असाइन नहीं कर सकते। सो क्या तरीका होता है ऑब्जेक्ट को असाइन करने का, मतलब इनिशियलाइज करने का? हाउ डू वी इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस? वी मेक अ, हाउ डू वी इनिशियलाइज? वी मेक अ कंस्ट्रक्टर। सो हमने यहाँ रियल और इमेजिनरी में 0 कर दिया, तो जब सम बनेगा तो उसमें पहले से ही 0 होगा, तो सम में 0 होगा। ठीक है, अब आप जहां पर शो करवा रहे हो, ठीक है, या जहां पे आप इनपुट करवा रहे हो, वहां पे भी आप ये लाइन लिख सकते हो, या शो में भी लिख सकते हो। सो जब आप शो करा रहे हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम डॉट एड ए आई। इससे क्या होगा? अब वो जो एड फंक्शन हमने बनाया था, इट नीड्स टू ऑब्जेक्ट्स टू वर्क ऑन, है ना? तो आप जब यहाँ पर लिखोगे सम इज इक्वल टू सम डॉट एड ए आई, तो पहली बार सम 0 है, ए आई में जो भी वैल्यू है वो ऊपर एक्स में जाएगी। ठीक है, तो सम के अंदर ए आई मतलब a0 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो जब पहली बार ये फंक्शन कॉल होगा तो ये होगा सम इज इक्वल टू सम डॉट एड a0। ठीक है, तो जो भी आपके a0 में था वो अब सम में आ जाएगा। मान लो आपके a0 में रियल पार्ट में 3 था और इमेजिनरी पार्ट में 4 था, सो नाउ दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ सम। दूसरी बार जब ये लूप चलेगा तो ये फिर से बन जाएगा सम डॉट एड a1। अब आपके सम में ऑलरेडी रियल में 3 और इमेजिनरी में 4 है, तो जो भी a1 की वैल्यूज होंगी, मान लो 7 था तो ये प्लस होके 10 हो जाएगा, इसमें 3 था प्लस होके 7 हो जाएगा। सो ऐसे ही इसमें फिर आपका a2 ऐड हो जाएगा, फिर उसी में a3 ऐड हो जाएगा, और फिर उसी में a4 ऐड हो जाएगा। सो एक एक करके आपके जो नंबर्स हैं वो उसी सम में ऐड होते जाएंगे, और जब आप उस लूप से बाहर आओगे तो आप उस सम को प्रिंट करा सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकती हूँ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, and then I write sum dot show, right? Now I execute it. So अब मैंने यहाँ पर इसको रन किया। अब जब मैंने इसको रन किया तो वो मुझसे पूछ रहा है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आई एंटर 4 3 7 5 2 5 6 7 8 3। So it is showing me the numbers, and finally you're getting the sum. आप ऐड करके देख लो, 7 plus 3 is 10, 10 plus 10 is 20, 23, 23 इसके imaginary part में आ गया है, और रियल पार्ट सारे ऐड कर लो तो आपका 27 आ रहा होगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज 27 plus I होता है 23। So that's how you can find the sum of array of objects. तो जैसे हम नॉर्मली काम करते थे वैसे ही यहाँ पे भी आप कर रहे हो, इसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन पहले सम और a0 को ऐड करेगा, फिर उसी सम के अंदर a1 को ऐड कर देगा, फिर उसी सम के अंदर a2 को ऐड कर देगा, फिर a3 को ऐड कर देगा, फिर a4 को ऐड कर देगा, और आपके पास आ जाएगा सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। समझ आया? इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई शंका, कोई शुभा? सो ये मैं आपको ग्रुप पे भेज देती हूँ कोड। सो इट्स सेंड इन द ग्रुप।
ठीक है। अब हमें मान लो एक बनाना है प्रोग्राम जिसमें हमें स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है. सो वी वांट टू मेक अ प्रोग्राम वेयर वी शुड हैव अ क्लास नेम्ड स्टूडेंट. सो लेट्स कीप अ क्लास टुडे जिसका नाम है स्टूडेंट. ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट नाम की क्लास है जो हमने पहले भी बनाई हुई है. वी हैव एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स इन दिस. सो हमने यहाँ पर इनपुट में क्या लिया, एंटर एडमिशन नंबर, नेम एंड मार्क्स, जिसमें आपने एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स को इनपुट करवा लिया. शो में आप उसी चीज को शो कर रहे हो. अब आप लेना चाहते हो इसका एक एरे. ठीक है. सो अगर आप इसका एक एरे लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो स्टूडेंट A5. ठीक है. अब स्टूडेंट A5 मैंने ले लिया और इसमें सेम उसी तरीके से जैसे हम पहले इनपुट करवा रहे थे हम इनपुट करवा लेंगे. सो फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस. ठीक है. और इसके अंदर आपने AI डॉट इनपुट ले लिया. फाइन. अब मैं इसमें सर्च ऑपरेशन बनाना चाहती हूँ. मैं सबको शो नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि एक एडमिशन नंबर इनपुट हो और मैं उसकी डिटेल्स दिखा दूँ. सो आई वांट टू आस्क एन एडमिशन नंबर फ्रॉम द यूजर एंड आई वांट टू शो ओनली दैट रिकॉर्ड. और अगर वो एडमिशन नंबर मुझे कहीं पे भी ना मिले तो मैं बताना चाहती हूँ कि भाई आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. ठीक है. सो मैंने एक वेरिएबल और ले लिया. ये तो मैंने पहले 5 स्टूडेंट्स की डिटेल्स इनपुट करवा ली. उसके बाद पूछा कि एंटर दी admission number of student to be searched. और वो मैंने ANO में इनपुट करवा लिया. सो एंटर द एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी सर्च्ड दैट आई गेट इन ANO. अब मुझे इसको चेक कराना है. ठीक है. तो नॉर्मली एरेज में हम क्या करते थे, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस. मैंने लिखने की कोशिश की. क्या लिखने की कोशिश की कि इफ AI डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू ANO, तो मतलब मैच कर गया है. मैच कर गया है तो आप AI का पूरा डेटा दिखा दीजिए. तो आप AI डॉट शो कर दीजिए. ठीक है. और आप यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं, एज्यूमिंग कि एडमिशन नंबर दो लोगों का सेम तो हो नहीं सकता. सो मैं अब यहाँ पर देख सकती हूँ कि लूप अगर पूरा चला है, अगर आप चलते चलते 5 तक पहुंच गए, मतलब आपको कभी भी सेम एडमिशन नंबर मिला ही नहीं. तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकती हूँ स्टूडेंट नॉट फाउंड. राइट, आई कैन डू दिस. सो ये मेरा कोड हो गया. फाइन. चलना चाहिए. विल इट वर्क? ऐसे ही हमने किया था ना लीनियर सर्च, कि अगर मिल गया तो ठीक है शो कर देंगे और ब्रेक हो जाएगा. और अगर लूप पूरा चल जाता है मतलब कभी भी बीच में मैच हुआ ही नहीं, और मैच नहीं हुआ मतलब स्टूडेंट नॉट फाउंड. दैट्स हाउ वी वर्क विद एरेज. सो विल इट वर्क? क्या ये कोड सही है? चलेगा? जल्दी बताओ. जो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो, AI डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू ANO. ये एडमिशन नंबर जो है, इज इट अ प्राइवेट मेंबर और अ पब्लिक मेंबर ऑफ योर ऑब्जेक्ट? क्या ये यहाँ पे यूज हो सकता है? नहीं चलेगा, है ना. सो इट विल नॉट वर्क. ये यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि ये आपको एरर दे देगा कि भाई आप प्राइवेट मेंबर कैसे यहाँ पर यूज कर रहे हो. सो प्राइवेट मेंबर इज नॉट असेसेबल है. सो वी गेटिंग द एरर कि AI डॉट एडमिशन नंबर आप नहीं लिख सकते. तो क्या करें भाई, कंपेयर तो करना है, कुछ तो चाहिए. सो कंपेयर तो करना है तो कुछ तो चाहिए. उसके दो ऑप्शंस है. एक कि आप कंपैरिजन का फंक्शन ही क्लास के अंदर बना लो, है ना. सो एक तरीका है कि कंपेयर नाम का कोई फंक्शन ही बना लो अंदर. तो वो फंक्शन क्या करेगा, कंपैरिजन करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा. या आप एक और काम कर सकते हो. ऐसे मेथड्स को हम असेसर मेथड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? असेसर मेथड्स. सो आपके पास दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं, असेसर मेथड्स एंड म्यूटेटर मेथड्स. असेसर मेथड्स क्या होते हैं? जो सिर्फ कोई वैल्यू को एक्सेस करके देते हैं. एक्सेसर मेथड कह लो आप, जैसे भी समझ आता है. सो उसका काम है कि किसी वैल्यू को फेच करके देना. वो किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ फेच करके देता है. ठीक है. तो जैसे अब मैंने वहां पर एक पब्लिक के अंदर फंक्शन बना दिया, इंट गेट एडमिशन नंबर, और उसमें से एडमिशन नंबर को रिटर्न करा दिया. सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि फंक्शन तो पब्लिक में है. फंक्शन इज इन पब्लिक, आई कैन कॉल द फंक्शन. फंक्शन मेरे को एडमिशन नंबर रिटर्न करके देगा. आई कैन यूज दैट एडमिशन नंबर इन द कंपैरिजन नाउ. अब वो कंपैरिजन में यूज हो सकता है. अब कोई एरर नहीं आएगा
क्योंकि फंक्शन पब्लिक में है विच इज रिटर्निंग मी अ वैल्यू जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो इट्स लाइक वन वे थिंग, आपके पास वो आ रहा है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको मॉडिफाई नहीं करा सकते। सो यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर जब फिल करोगे अपना डेटा, सो जो भी आप डेटा यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, आई फिल दिस, और अब मुझे इसमें से किसी को सर्च कराना है। नाउ आई एंटर 111, तो वो मुझे उसका डेटा शो करना है। और बाय चांस मैंने ऐसा कोई नंबर डाला होता जो होता ही नहीं, तो वो दिखा देता है कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। सो दैट्स हाउ वी कैन फेच द डेटा। सो दिस इज असेसर मेथड जो आपको सिर्फ वैल्यू को फेच करके लाके दे रहा है ताकि आप कंपैरिजन कर सको। म्यूटेटर जो मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी के सिर्फ मार्क्स ही चेंज करने हो तो मैं सेट मार्क्स नाम का फंक्शन बना सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया अंदर एक फंक्शन जिसमें मैं मार्क्स चेंज कराना चाहती हूँ। तो वो फंक्शन कैसे हो जाएगा, वॉइड सेट मार्क्स, और इसके अंदर आप एक इंटीजर मार्क्स रिसीव करा लोगे, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे मार्क्स इज इक्वल टू, अब देखो ये तो सेम नाम दे दिया ना, सेम नाम में उसको कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आपको दिस लगाना पड़ेगा, तो आप एम ले लो। सो मार्क्स इज इक्वल टू एम। तो अब क्या होगा कि हम डायरेक्टली मार्क्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सेट मार्क्स को कॉल करके मैं किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को चेंज करा सकती हूँ। सो इफ आई राइट A0 डॉट सेट मार्क्स ब्रैकेट में 95, तो A0 के जो मार्क्स है वो चेंज होके 95 हो जाएंगे। जैसे मैं अभी कहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जितने भी हैं उसको आप इंक्रीज करा दो 5 से, तो इसमें आपको पहले गेट मार्क्स भी करना पड़ेगा कि मार्क्स हैं कितने, और फिर इंक्रीज करना पड़ेगा, या आप सीधा ही फंक्शन बना दो क्लास के अंदर इंक्रीज। सो दैट इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर कि आप किस तरह से यूज करना चाहते हो। पर कोई भी मेथड जो सिर्फ वैल्यू को फेच करके वापस करता है वो असेसर मेथड होता है, जो वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर रहा। म्यूटेटर का मतलब है जो वैल्यू को मॉडिफाई करेगा। सो इफ योर कोड इज मॉडिफाइंग अ वैल्यू, then it is a mutator method, and if it is only assessing a value, it's not modifying it, so that is your mutator method. Is that clear? फाइन। सो अभी आपका होमवर्क क्या है सी प्लस प्लस में, यही जो स्टूडेंट वाली क्लास है सेम। ठीक है, आपको सेम ऐसे ही 5 स्टूडेंट्स इनपुट करवाने हैं। मैं तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर सर्च करके उसकी डिटेल्स दिखा रही थी, आपको मुझे उस स्टूडेंट की डिटेल्स दिखानी है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, और उस स्टूडेंट की डिटेल्स दिखानी है जिसके लोएस्ट मार्क्स हैं। सो इनपुट एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आप एक स्टूडेंट का एरे लो, 5 एलिमेंट लेने हैं, 10 लेने हैं, आपकी मर्जी है। Input that list of students and print the student who is having the maximum marks in the whole list and the student with the lowest marks. So आपको highest marks वाला student show करना है और lowest marks वाला student show करना है। ठीक है,